आस्था तनु को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। रूम में जाकर तनु के सवाल शुरू हो जाते हैं। वो एक ही सांस में आस्था से कई सवाल पूछे जा रही थी, आस्था को बोलने का मौका भी नहीं दे रही थी। तो आस्था चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाती है। वो चुपचाप बैठकर तनु के सवाल सुन रही थी। जैसे ही तनु आस्था को देखती है तो चुप हो जाती है, क्योंकि आस्था चुपचाप बैठकर उसकी बातें ऐसे सुन रही थी जैसे वो कोई भाषण दे रही हो। आस्था को ऐसे देखकर तनु ने गुस्से में आस्था से कहा, आस्था मैं तो तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम मेरे सवालों के जवाब देने की बजाय ऐसे बैठी हो जैसे यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है और तुम चुपचाप उसे देख रही हो। तुम्हारी लाइफ की बैंड बजी है और तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है। आस्था ने तनु को शांत करते हुए कहा, पहले तू शांत हो जा और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन, आराम से यहाँ बैठ। आस्था तनु को बेड पर बैठा देती है और एक गिलास पानी देते हुए कहती है, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, जैसा परी ने कहा वैसा कुछ नहीं है, तू टेंशन मत ले। तनु ने आस्था को देखकर कहा, अगर ऐसा नहीं है तो वो क्यों बोल रही थी, और सर ने भी कुछ नहीं कहा। आस्था ने तनु से कहा, फिलहाल हम इस बारे में बात नहीं करते, हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। तनु ने आस्था से कहा, लेकिन क्यों? आस्था मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है और तुम बिल्कुल रिलैक्स हो। आस्था ने तनु को देखते हुए कहा, यार तनु तू इतने दिनों बाद मिल रही है और क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गई है, चल हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। और आस्था बिना तनु की एक भी बात सुने वहां से उसे बाहर ले जाती है। अमन भी अर्जुन से काफी सारे सवाल कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। अर्जुन अमन के हर सवाल को टाल रहा था। तो अमन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, अगर तुझे मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं देना तो मत दे, मैं इस बारे में भाभी से बात करूंगा, आखिर ये सब चल क्या रहा है। अमन और अर्जुन स्टडी रूम से बाहर आ रहे थे, तभी अमन की नज़र आस्था और तनु पर जाती है जो बाहर जा रही थी। तो अमन आस्था को रोकते हुए पूछता है, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? आस्था ने मुस्कराते हुए कहा, वो हम लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अमन ने आस्था के पास आते हुए कहा, कुछ काम नहीं था, बस आपसे बात करनी थी। तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? आस्था ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ जरूर। तनु ने छिड़ते हुए अमन से कहा, तुम हमारे साथ क्यों जा रहे हो? यहाँ तो कम से कम चैन से जी लेने दो, वरना ऑफिस में तो मेरा जीना ही हराम कर दिया था। अमन ने तनु से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं भाभी के साथ जा रहा हूँ। और रही बात चैन से जीने की, तो तुम मुझे चैन से नहीं जीने देती हो, जब देखो तब बकबक करती रहती हो और मेरा दिमाग खराब करती रहती हो। इससे पहले उन दोनों की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू होती। आस्था ने उन्हें रोकते हुए कहा, अब तुम दोनों यहाँ लड़ना शुरू मत कर देना, हम बाहर जा रहे हैं, अगर तुम दोनों लड़ने लगे तो नहीं जा पाएंगे, तो चुपचाप तुम दोनों चलो मेरे साथ, और खबरदार जो फिर से लड़ाई शुरू की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो दोनों चुपचाप आस्था के साथ चले जाते हैं। वो लोग वहां से एक गार्डन में जाते हैं और आस्था तनु और अमन को एक बेंच पर बैठा देती है और खुद उनके सामने खड़ी हो जाती है। आस्था ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं तुम दोनों के सारे सवालों के जवाब दूंगी। तनु ने आस्था से कहा, तू महल में भी तो बता सकती थी। आस्था ने तनु से कहा, नहीं, हम इस बारे में महल में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अमन ने आस्था से कहा, किस बारे में पता चला भाभी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आप हमें पूरी बात बताएंगी कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है? आस्था ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन की माँ जिंदा हैं। ये सुनकर तो जैसे तनु और अमन को झटका लगता है और अमन फिर से आस्था से पूछता है, भाभी क्या कहा आपने? आस्था ने सब बताते हुए कहा, यही कि अर्जुन की माँ जिंदा है और उन्हें बचाने के लिए हम ये सब नाटक कर रहे हैं। और इसी तरह आस्था उन दोनों को सब कुछ बता देती है। तनु ने आस्था को देखकर कहा, और ये बात किस किस को पता है कि तुम दोनों नाटक कर रहे हो? आस्था ने तनु और अमन को देखते हुए कहा, तुम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता, और हाँ मुझे भी कल ही पता चला है कि ये सब नाटक है, और हाँ तुम दोनों भी इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे, अगर किसी को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अमन ने आस्था से कहा, डोंट वरी भाभी, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। तनु ने मुस्कराते हुए कहा, और हाँ उस परी की बैंड बजाने में तेरी हेल्प करेंगे। आस्था ने मुस्कराते हुए कहा, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। और फिर वो लोग वहां से महल के लिए निकल जाते हैं। वहीं रुद्र और शिवी अपनी डेट से वापस आ गए थे। वैसे तो शिवी को काफी अच्छा लगा था रुद्र के साथ टाइम बिताकर, लेकिन रुद्र के पूछने पर वो झूठ कहती है, तुम्हारी बकबक ने पका दिया। तो रुद्र ने शिवी से कहा, कोई नहीं, बहुत जल्द तुम्हें मेरी बकबक भी पसंद आने लगेगी। शिवी ने रुद्र से कहा, सपने देखना अच्छी बात है, तो देखो अपने सपने, देखने में क्या जाता है। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से तनु ने शिवी को आवाज देते हुए कहा, और छोटी कैसी है, यहाँ आकर तो तू मुझे बिल्कुल ही भूल गई। जैसे ही शिवी तनु की आवाज सुनती है तो पीछे मुड़कर देखती है तो तनु वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। तनु को वहां देखकर शिवी दौड़कर जाकर तनु के गले लग जाती है।
और शिवी ने तनु के गले लगे हुए ही कहा, दी आपको कैसे भूल सकती हूँ, और आपने सोच भी कैसे लिया कि मुझे आपकी याद नहीं आएगी। तनु ने शिवी से कहा, बस बस ज्यादा मक्खन मत लगाओ। तो शिवी ने अलग होते हुए कहा, मैं कोई मक्खन नहीं लगा रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अच्छा वैसे ये बताया आप यहाँ कैसे? तनु ने शिवी को देखते हुए कहा, क्यों नहीं आना चाहिए था? शिवी ने तनु से कहा, दी मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी कि आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आ रही हैं। तनु ने शिवी से कहा, हाँ मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं तो बस इसीलिए नहीं बताया। तनु की बात सुनकर अमन ने कहा, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हें खुद सरप्राइज मिलता कि तुम यहाँ आ रही हो। अमन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं तो तनु वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। रात का वक्त था, आस्था अपने रूम में बैठी थी। तनु भी आस्था के साथ थी, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहीं अर्जुन अपने रूम में था और अमन भी उसके साथ था। अर्जुन अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था तो अमन पूछता है, क्या हुआ है, तू यहाँ रूम में ऐसे चक्कर क्यों काट रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अर्जुन ने अमन से कहा, हाँ प्रॉब्लम तो है। अमन ने अर्जुन से कहा, क्या प्रॉब्लम है? अर्जुन ने अमन को देखते हुए कहा, प्रॉब्लम ये है कि मुझे उससे मिलना है, लेकिन कैसे मिलूं ये समझ नहीं आ रहा। अमन ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, मुझे न तेरी हालत पर हंसी आ रही है, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अपनी बीवी से मिलने के लिए परेशान है। यार मुझे तुझे ऐसे देखकर ना बड़ा मजा आ रहा है, अभी तक तू लोगों को परेशान करता था लेकिन अब तू खुद परेशान हो रहा है। अर्जुन ने अमन को देखते हुए कहा, तुझे बहुत हंसी आ रही है ना, एक बार ये सब ठीक होने दे फिर तुझे बताऊंगा। अमन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बता लेना, लेकिन फिलहाल अपने मजे तो लेने दे। वैसे एक आइडिया है जिससे तू भाभी से मिल सकता है, अगर तू कहे तो मैं मिलवा सकता हूँ। अर्जुन ने अमन से कहा, कैसे, तू कैसे मिलवाएगा? अमन ने अर्जुन से कहा, सिंपल, तू लाइट ऑफ कर और चुपचाप भाभी से मिलने चला जा, पहले भी गया है ना, फिर इतना परेशान क्यों है? अर्जुन ने अमन से कहा, हाँ पहले भी गया हूँ, लेकिन उस वक्त परी घर पर नहीं थी, लेकिन आज वो घर पर ही है, समझे? अगर वो यहाँ आ गई और मैं उसे यहाँ नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अमन ने अर्जुन से कहा, डोंट वरी यार, उसके लिए मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, तू जाकर लाइट गोल कर और भाभी से मिल, उस परी की टेंशन मत ले, अब तो तेरा दोस्त आ गया है, अब टेंशन छोड़ दे। अर्जुन ने अमन से कहा, हाँ इसीलिए तो तुझे बुलाया था। तनु आ गई है तो आस्था को भी एक दोस्त मिल गया है जिससे वो भी कमजोर नहीं पड़ेगी। अमन ने अर्जुन से कहा, हाँ वो अपनी बकबक से ही दूसरों के दिमाग का दही कर देगी। अर्जुन ने अमन से कहा, यार तू तो तनु की लैंग्वेज में बात कर रहा है, लगता है उसका असर होने लग गया तुझ पर। अमन ने अर्जुन से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अब तू क्या यहीं खड़े होकर बातें करता रहेगा, जाना यार, इससे पहले वो भूतनी टपक पड़े। अमन की बात सुनकर अर्जुन वहां से चला जाता है। सबसे छुपते हुए वो लाइट बंद कर देता और आस्था के रूम की तरफ चला जाता है। वहीं परी अपने रूम में बैठी थी तो खुद से कहती है, अब इस लाइट को क्या हुआ, चली क्यों गई, कहीं अर्जुन ने तो कुछ नहीं किया। और फिर वो अर्जुन के रूम की तरफ चली जाती है। रूम के बाहर पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करती है। अमन अर्जुन के रूम में ही था तो उसने खुद से कहा, लगता है आ गई डायन, अब क्या करूं? और कुछ सोचने के बाद अमन वॉशरूम में अपने फोन की लाइट जलाकर रख देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर जाकर दरवाजा खोलता है। अमन के दरवाजा खोलने के बाद परी अमन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन ने परी से कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है, ये मेरे दोस्त का रूम है तो मैं उससे बात कर रहा था। परी ने रूम में चारों तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन कहाँ है? क्या तुम अकेले खुद से बात कर रहे थे? अमन ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे दौरे नहीं पड़ते जो मैं खुद से बात करूंगा। अर्जुन अभी वॉशरूम में है, उसकी तबीयत खराब थी, अगर तुम्हें दिखाई देता हो तो देखो अंदर लाइट भी जल रही है। परी ने अमन से कहा, शाम तक तो ठीक था, अचानक से क्या हुआ उसे? अमन ने परी से चिढ़ते हुए कहा, तबीयत क्या बताकर खराब होती है, जो ऐसे बोल रही हो कि शाम तक तो ठीक था। अब हो गई तो हो गई, इसमें कोई क्या कर सकता है, समझी तुम? आओ बैठो, हम बात करते हैं। परी ने अमन को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। तो अमन ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, चलो मुसीबत से पीछा छूटा। वहीं अर्जुन आस्था के रूम में बालकनी से अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो तनु की नज़र उस पर जाती है और वो एकदम से खड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो मुंह फाड़कर अर्जुन को देखे जा रही थी तो आस्था ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, ऐसे मुंह फाड़कर देखना बंद कर, ऐसे क्यों देख रही है? तनु ने आस्था से कहा, कुछ नहीं, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सर कभी ऐसी हरकत करेंगे। आस्था ने कहा, अब यकीन हो गया। तनु ने आस्था को देखते हुए कहा, हाँ अब हो गया, यहाँ आकर इतने झटके लग रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं चलती हूँ।
ये बोलकर तनु वहां से चली जाती है। तनु के जाने के बाद आस्था जाकर अर्जुन के गले लग जाती है। तो अर्जुन ने आस्था को खुद से दूर करते हुए कहा, आस्था आज मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आस्था ने कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन क्यों आपको मुझ पर गुस्सा क्यों आ रहा था? अर्जुन ने आस्था से कहा, आज जब तनु आई थी तब तुम सीढ़ियों से ऐसे भागते हुए क्यों उतर रही थी? तुम्हें पता है ऐसी हालत में तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल तो रखना चाहिए। आस्था ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे से मैं अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। अर्जुन ने कहा, और अपना भी समझी। आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ अब आप यहीं खड़े खड़े बात करते रहेंगे, चलिए बैठकर बात करते हैं, मुश्किल से तो हम मिल पाते हैं और मुझे ये टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अर्जुन आस्था को गोद में उठाकर बैग की तरफ चल देता है तो आस्था अर्जुन को खुद को नीचे उतारने के लिए बोलती है। आस्था ने अर्जुन से कहा, क्या कर रहे हैं आप, नीचे उतारिए मुझे। अर्जुन ने आस्था से कहा, नहीं मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जमीन पर पैर भी ना रखने दूं, अभी मौका मिला है तो कैसे उतार दूं। और वो आस्था को ले जाकर बेड पर बैठा देता है। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, अच्छा ये बताया आपने तनु और अमन को यहाँ क्यों बुलाया है? अर्जुन ने आस्था से कहा, मैं उन्हें इसलिए बुलाया है ताकि उनकी मदद से हम माँ का पता लगा सके। वो लोग ऑफिस के काम के बहाने घर से बाहर रहेंगे तो किसी को उन पर शक भी नहीं होगा, और यहाँ उन्हें कोई जानता भी नहीं है तो वो लोग आराम से ये काम कर सकते हैं। आस्था ने कुछ सोचते हुए कहा, हम रुद्र, शिवी और अनु को भी तो ये सब बता सकते हैं। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, हाँ बता सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, अगर हमसे जरा सी भी गलती हुई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बताओ शिवी मुझ पर यकीन करेगी? वो पहले से ही मुझसे नाराज थी और अब मैंने ये सब कर दिया। आस्था ने अर्जुन से कहा, डोंट वरी, उसे समझाएंगे तो समझ जाएगी, अब बस हमें अपनी टीम बनानी है उस परी के खिलाफ। वैसे आपको क्या लगता है परी ये सब क्यों कर रही है? अर्जुन ने आस्था से कहा, पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है वो एक मोहरा है। खेल तो कोई और खेल रहा है, हमें इस खेल के पीछे के असली खिलाड़ी को भी ढूंढना है, मुझे भी जानना है आखिर ऐसा कौन है जो अर्जुन सिंह राठौर के साथ खेल खेल रहा है। एक बार उसका पता चल जाए तो उसे छोड़ूंगा नहीं। आस्था ने परेशान होते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आगे क्या होगा? आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, आस्था डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, आप पर भरोसा है तभी मैं ये सब कर रही हूँ, अगर आप पर भरोसा नहीं होता तो कभी आपका साथ नहीं देती। बस डर इस बात का है कि अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगी तो वो माँ को कुछ कर ना दें। अर्जुन ने आस्था को समझाते हुए कहा, आस्था तुम इतना टेंशन मत लो, तुम्हारा पति है अभी, वो सब संभाल सकता है। तुम भूल रही हो कि तुम अर्जुन सिंह राठौर की वाइफ हो, और अर्जुन सिंह राठौर ने कभी हारना नहीं सीखा। उन्हें लगता है कि वो मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे हरा सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने अभी तक अर्जुन सिंह राठौर को जाना ही नहीं। अब उन्हें मैं बताऊंगा कि अर्जुन सिंह राठौर क्या है। आस्था ने अर्जुन से कहा, आप ये सब करेंगे कैसे? अर्जुन ने आस्था से कहा, पहले तो हमें अपनी टीम बनानी होगी, रुद्र, अनु और शिवी को हमारे प्लान के बारे में बताना होगा, उन लोगों को अपनी टीम में शामिल करना होगा। वैसे रुद्र तो तुम्हारी बात आसानी से मान जाएगा नहीं। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि रुद्र आसानी से मेरी बात मान जाएगा? अर्जुन ने आस्था से कहा, क्योंकि रुद्र को अपने भाई से ज्यादा अपनी भाभी पर भरोसा है। देखा नहीं तुमने, उसने तुम्हें सपोर्ट किया, उसने एक बार भी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा। वैसे मुझे खुशी है कि रुद्र तुमसे इतना प्यार करता है। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो है, वैसे अब आपको नहीं लगता कि हमें रुद्र के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए? अब उसकी लाइफ में भी तो कोई होना चाहिए, है ना? आस्था की बात सुनकर अर्जुन कुछ सोचने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र शिवी से प्यार करता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अर्जुन को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर आस्था पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, तुमने जो कहा उसके बारे में सोच रहा हूँ। शायद तुम सही बोल रही हो, हमें रुद्र के लिए लड़की ढूंढनी चाहिए, क्यों ना तुम इस बारे में उससे बात करो, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आप सही बोल रहे हैं, ये सब खत्म होने के बाद मैं रुद्र से बात करूंगी। अर्जुन ने आस्था से कहा, गुड। वहीं लाइट आने के बाद परी फिर से अर्जुन के रूम के बाहर खड़े होकर डोर नॉक कर रही थी। वहीं अंदर बैठे अमन को पता था कि कौन है। अमन ने झल्लाते हुए खुद से कहा, ये पिछले जन्म क्या चुड़ैल थी जो इस तरह रात में भटक रही है, पता नहीं इसे अर्जुन से ऐसा क्या चाहिए जो इतनी रात को भी चैन से नहीं सोने दे रही। अर्जुन यहाँ है नहीं, अब क्या करूं? फिर वो जाकर दरवाजा खोलता है और वहीं खड़ा हो जाता है, वो परी को अंदर नहीं आने देता। परी ने अमन को घूरते हुए कहा, हटो मेरे रास्ते से, मुझे अर्जुन से मिलना है। तो अमन ने उसी तरह खड़े हुए कहा, तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है तो बिजी होगा, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। अमन की बात सुनकर परी को बहुत गुस्सा आता है और परी ने गुस्से में अमन को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की, और ऐसे भी कहाँ बिजी हो तुम दोनों जो दरवाजा नहीं खोल रहे?
अमन ने परी को देखते हुए कहा, हम लोगों की मीटिंग चल रही है समझी। परी ने अमन को घूरते हुए कहा, तुम क्या सच में मुझे पागल समझते हो? इतनी रात में कौन सी मीटिंग होती है? अमन ने चिढ़ते हुए कहा, तुम सच में ढक्कन हो? यहाँ रात है इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह रात ही होगी। हमारी मीटिंग लंदन के लोगों से है समझी, और ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो अभी के लिए यहाँ से जाओ। ये बोलकर वो परी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। अमन की इस हरकत पर परी को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं अमन को अब टेंशन होने लगी थी, अगर अगली बार परी आई तो वो उसे नहीं संभाल पाएगा, तो वो अर्जुन को कॉल करने की सोचता है। और जैसे ही अर्जुन को कॉल करता है तो अर्जुन का फोन वहीं बज रहा था, तो अमन ने फ्रस्ट्रेट होकर खुद से कहा, बस इसी चीज की कमी थी जनाब, अपना फोन भी साथ नहीं ले गए, अब इन्हें कैसे बुलाऊं? अगर रूम से बाहर गया तो वो चुड़ैल कभी भी टपक पड़ेगी। और फिर वो कुछ सोचकर वो पहले तनु को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठती, तो फिर वो आस्था को कॉल करता है। आस्था अमन का कॉल देखकर उठा लेती है और पूछती है, क्या हुआ अमन? अमन ने आस्था से कहा, भाभी अर्जुन कहाँ है? आस्था ने अमन से कहा, वो यहीं है, 1 मिनट में फोन स्पीकर पर डालती हूँ। और वो फोन को स्पीकर पर डाल देती है। तो अर्जुन अमन से पूछता है, क्या हुआ अमन? अमन ने गुस्से में कहा, क्या हुआ? यार प्लीज तू जल्दी यहाँ आ जा, जब से तू गया है वो चुड़ैल 2 बार यहाँ आ चुकी है। मैंने उसे मुश्किल से संभाला है, अगर वो इस बार यहाँ आई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। अर्जुन ने अमन से कहा, क्यों क्या हुआ? तू तो बोल रहा था कि तू सब संभाल लेगा, तूने कहा था कि तू तनु को झेल सकता है तो किसी को भी झेल सकता है, लेकिन अब क्या हुआ? अमन ने परेशान होते हुए कहा, अरे यार ये तनु से भी ज्यादा बक बक करने वाली है, तनु तो इससे काफी अच्छी है, मैं उसे जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे अब और नहीं झेल सकता। अर्जुन ने अमन को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, तूने बताया नहीं कि तू शादी करने वाला है? अमन ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? तुझे जो कुछ भी बकवास करनी है यहाँ आकर लेना। अर्जुन ने अमन से कहा, ओके आ रहा हूँ। और फिर अर्जुन आस्था के माथे पर किस करते हुए गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। अर्जुन जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है, उसे देखकर अमन की जान में जान आती है। तभी फिर से कोई डोर नॉक करता है, तो अमन ने गुस्से में कहा, लो फिर से आ गई, इसे चैन नहीं है क्या? मन तो कर रहा है इसे जान से मार दूं। और वो गुस्से में जाकर दरवाजा खोलता है और गुस्से में इतना ही कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना बोलकर अमन चुप हो जाता है, क्योंकि सामने परी नहीं थी। अमन के सामने परी नहीं बल्कि तनु खड़ी थी और अमन को गुस्से में घूरकर देख रही थी, क्योंकि अमन उस पर फालतू में चिल्ला रहा था। अमन जैसे ही तनु को देखता है तो एकदम से चुप हो जाता है। अब उसे भी लग रहा था कि उसने सोते हुए शेर को छेड़ दिया है और अब ये शेर बिना दहाड़े नहीं मानेगा, और हुआ भी यही। तनु ने अमन से गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? मेरी प्रॉब्लम क्या है? यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो इतनी रात को मुझे कॉल कर रहे थे? एक तो मैं यहाँ देखने आई कि कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो, तुम ना इसके लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हारी हेल्प करे। तनु ने एक सांस में अमन को ये सब बोल दिया था। अमन को भी पता था कि गलती उसकी है, उसे इस तरह बिना देखे नहीं चिल्लाना चाहिए था। तो अमन ने तनु से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। अमन के मुंह से सॉरी सुनकर तनु को तो यकीन ही नहीं होता कि अमन ने उसे सॉरी कहा है। तो तनु ने दोहराते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तो अमन फिर से सॉरी बोलता है। तो तनु ने अमन को चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है अमन सिंह शेखावत, मुझे सॉरी बोल रहे हैं? लगता है आज सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम से निकला है। अमन ने चिढ़ते हुए कहा, एक तो मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ताना मार रही हो। तनु ने भी अमन से कहा, हाँ तो सॉरी बोलकर कोई एहसान नहीं कर रहे आप मुझ पर, गलती आपकी ही थी समझे। अमन का बिल्कुल मूड नहीं था इस वक्त तनु से लड़ने का, तो अमन ने तनु के हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ मेरी माँ समझ गया, गलती मेरी ही थी, अब मुझे माफ कर दो और चैन से सोने दो। पहले से ही किसी ने दिमाग का दही कर रखा है, और अब तुम प्लीज मत चिल्लाओ, मुझे चैन से सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तनु ने अमन को देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें चैन से नहीं सोने देती। अमन ने हार मानते हुए कहा, अरे यार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्लीज जाओ यहाँ से। तो तनु ने अमन को धमकी देते हुए कहा, अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन सुबह देखती हूँ तुम्हें। तनु के जाते ही अमन गेट बंद कर देता है। और फिर अमन ने अर्जुन से कहा, आज मैं यहीं सो रहा हूँ, मुझमें इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं अपने रूम में जा सकूं। तो अर्जुन भी हाँ बोल देता है, तो अमन जाकर लेट जाता है और लेटते ही वो सो जाता है। वहीं अर्जुन कुछ काम कर रहा था, तभी रूम के डोर पर कोई नॉक करता है, तो अर्जुन समझा जाता है कि इस वक्त कौन होगा, और वो जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने परी खड़ी थी। परी को देखकर अर्जुन पूछता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये देखने आई हो कि मैं रूम में हूँ या नहीं? अर्जुन के ऐसे सीधे सीधे पूछने पर परी ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अर्जुन ने परी से कहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकती थी? और जब लाइट गई थी तब से तुम तीसरी बार यहाँ आई हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहाँ क्यों आई हो। परी ने अर्जुन को देखते हुए कहा,
हाँ, मैं तुम्हें ही देखने आई थी, मुझे लगा कि तुम अंधेरे का फायदा उठाकर आस्था से मिलने जाओगे। अर्जुन ने परी से कहा, तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी माँ की जान को खतरे में डालूंगा? इतने सालों बाद वो मुझे वापस मिल रही हैं, मैं उन्हें खो नहीं सकता। परी ने अर्जुन से कहा, उम्मीद तो यही करती हूँ तुमसे कि तुम कोई गलती ना करो, वरना तुम जानते ही हो अंजाम क्या होगा। ये बोलकर परी वहां से चली जाती है। वहीं अर्जुन भी गेट बंद करके आकर सोफे पर बैठ जाता है और खुद से ही कहता है, अब मुझे जल्द से जल्द माँ को ढूंढना होगा, बहुत हो गया, अब ये सब खत्म करना ही पड़ेगा। और फिर वो भी जाकर सो जाता है। सुबह का वक्त सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, तभी परी हड़बड़ाते हुए कहीं जा रही थी। परी को ऐसे हड़बड़ाते हुए देखकर अर्जुन अमन को इशारा करता है, तो अमन अर्जुन का इशारा समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है। तो अमन ने भी वहां से उठते हुए कहा, अच्छा मुझे अब कुछ काम से बाहर जाना है, तो मैं आप सबसे शाम को मिलता हूँ। तभी आस्था ने अमन से कहा, तुम बाहर जा रहे हो तो तुम तनु को ड्रॉप करते हुए निकल जाना, उसे भी कुछ किसी से मिलना है। अमन आस्था को मना भी नहीं कर सकता था और तनु को अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो तनु को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अमन जैसे ही बाहर आता है तो देखता है परी की गाड़ी महल से बाहर जा रही है, तो वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और तनु को भी जल्दी बैठने के लिए बोलता है। तनु ने अपना सीट बेल्ट भी नहीं लगा पाया था तब तक, तो अमन ने फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी थी। वो किसी भी कीमत पर ये मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। अमन की इस हरकत पर तनु ने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? मुझे मारने का इरादा है? अगर नहीं लाना था तो मना कर देते, इस तरह मारने की कोशिश तो मत करो। तभी अमन ने एकदम से चिल्लाते हुए, अगर अब मुंह से आवाज निकली तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, समझी? तो अच्छा होगा कि चुपचाप बैठो। अमन के इस तरह चिल्लाने पर तनु डर जाती है और उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकलती, और अमन के तेज गाड़ी चलाने से उसे डर भी लग रहा था, तो वो सीट बेल्ट को कसकर पकड़ लेती है और आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद परी की गाड़ी एक बंगले के सामने जाकर रुकती है और वो गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाती है। वहीं कुछ दूर पर अमन भी गाड़ी रोक देता है। अमन गाड़ी रोककर तनु की तरफ देखता है तो वो काफी डरी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। तब उसे याद आता है कि उसने तनु पर किस तरह चिल्लाया था। फिर अमन उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, तुम ठीक हो? देखो, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, लेकिन मैं जल्दी में था, अगर जरा सी भी देर होती तो वो परी हाथ से निकल जाती। परी का नाम सुनकर तनु अमन की तरफ देखकर कहा, तो तुम ये बात पहले भी बता सकते थे ना, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अमन ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाऊं। तनु ने अमन से कहा, ठीक है, अच्छा ये बताओ परी है कहाँ और हम यहाँ क्यों रुके हैं? अमन ने एक बंगले की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहाँ उस बंगले के अंदर गई है, इसलिए हम यहाँ बाहर उसका वेट कर रहे हैं। तभी एक कार उस बंगले से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो कार परी की नहीं थी, वो किसी डॉक्टर की कार थी। अमन उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। अमन को गाड़ी का नंबर नोट करते हुए देखकर तनु उससे पूछती है, तुमने उस गाड़ी का नंबर क्यों लिखा? अमन ने तनु से कहा, जिसकी गाड़ी है हो सकता है उस इंसान से हमें कुछ जानकारी मिल जाए। तनु ने अमन से कहा, वैसे तुम्हें पता है ये बंगला किसका है? अमन ने तनु से कहा, नहीं, ये तो पता करना पड़ेगा। तनु ने अमन से कहा, ये पता करना इतना भी मुश्किल नहीं है, 1 मिनट। और फिर वो गाड़ी में रखा अमन का लैपटॉप खोल लेती है, लेकिन उसमें पासवर्ड था, तो वो अमन की तरफ देखकर पासवर्ड खोलने के लिए इशारा करती है, तो अमन उसे अपना पासवर्ड बता देता है। तो तनु उसका लैपटॉप खोलकर उस एरिया की जानकारी निकाल लेती है और उस बंगले के ओनर का नाम भी पता कर लेती है। वो किसी देवेश सिंघानिया का बंगला था। जब अमन सिंघानिया सुनता है तो उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, लेकिन वो अपने ख्यालों को झटकते हुए तनु से कहता है, जरा इस देवेश सिंघानिया की इन्फॉर्मेशन निकालो, आखिर कौन है ये देवेश सिंघानिया? तो तनु देवेश सिंघानिया की इन्फॉर्मेशन निकालती है और अमन के सामने रख देती है। अमन जैसे ही वो देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो वहां से महल वापस चला जाता है। अमन को महल वापस जाते देखकर तनु उससे पूछती है, क्या हुआ, हम वापस क्यों जा रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? अमन ने तनु से कहा, महल जाकर बताता हूँ, ओके। तो तनु हमें अपना सिर हिला देती है और वो लोग महल चले जाते हैं। वहीं आस्था रुद्र से पूछती है, रुद्र क्यों ना हम सब बाहर घूमने चलें? आस्था की बात सुनकर रुद्र ने कहा, हाँ भाभी, क्यों नहीं, बोलिए कहाँ चलना है? आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं भी चल सकते हैं तुम, मैं, शिवी और अनु। रुद्र ने आस्था से कहा, ओके, मैं अभी सबको बोलता हूँ। ये बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। तभी आस्था की नज़र तनु और अमन पर जाती है जो बाहर से आ रहे थे। अमन जल्दी जल्दी में अर्जुन के रूम में जा रहा था, तो आस्था ने तनु को रोकते हुए कहा, क्या हुआ तनु, तू इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई और अमन इतनी जल्दी में क्यों है? तनु ने आस्था से कहा, वो अमन को सर से कुछ काम था, इसलिए हम लोग वापस आ गए। आस्था ने तनु से कहा, ओके, वैसे हम लोग बाहर जा रहे थे, तू भी चलेगी क्या?
तो तनु ने खुश होते हुए कहा, नेकी और पूछ पूछ क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। वैसे जा कहाँ रहे हैं? आस्था ने तनु से कहा, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जाना है, चलते हैं देखेंगे कहाँ जाना। तभी रुद्र शिवी और अनु को भी अपने साथ ले आता है और कहता है, सब आ गए तो चले भाभी। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं अर्जुन के रूम में जाकर अमन सारी खिड़की बंद कर देता है और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में लेकर जाने लगता है। अमन की इस हरकत पर अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या कर रहा है तू, पागल तो नहीं हो गया, छोड़ मुझे, क्या कर रहा ये। तो अमन ने अर्जुन को खींचते हुए कहा, नहीं मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तू बस चल मेरे साथ। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, अमन तेरा इंटरेस्ट कब से बदल गया, तू लड़कों में कब से इंटरेस्टेड हो गया, देख मैं स्ट्रेट हूँ। अमन अर्जुन को वॉशरूम में लाकर छोड़ देता है और अमन ने चिढ़ते कहा, यार क्या बकवास कर रहा है, मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं भी बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, समझा, तुझे कुछ बताना था इसलिए यहाँ लाया हूँ, कुछ गलत मत सोच यार। अर्जुन ने अमन से कहा, ओके बोल क्या बताना था। अमन ने अर्जुन से कहा, मुझे कुछ पता चला है, तूने जब परी के पीछे जाने के लिए बोला था तो मैंने उसका पीछा किया तो वो किसी बंगले में चली गई थी। और जब उस बंगले की इन्फॉर्मेशन निकाली तो वो बंगला किसी देवेश सिंघानिया के नाम पर था। और तुझे पता है वो देवेश सिंघानिया उस युवराज सिंघानिया का बाप है। और मुझे लगता है उस परी का उससे कुछ लेना देना है। हो सकता है कि वो ये सब उस युवराज के कहने पर कर रही हो। अर्जुन हमें पता करना ही होगा ये सब वो किसके कहने पर कर रही है। अगर युवराज के बारे में भाभी को पता चला तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, हमें भाभी को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्जुन ने अमन की बात से एग्री करते हुए कहा, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम इस बारे में आस्था को कुछ नहीं बताएंगे वरना वो फालतू का टेंशन लेगी। अमन ने अर्जुन से कहा, ओके वैसे ये बता अब आगे क्या करना है। अर्जुन ने अमन से कहा, अब बस आस्था, रुद्र, अनु और शिवी को भी सब बता दे तो हम सब मिलकर आगे का प्लान करें। ये पता चल गया कि परी का उस युवराज से कुछ लेना देना है तो आगे का भी पता चल ही जाएगा। और उस देवेश सिंघानिया की पूरी हिस्ट्री निकालो, वो कौन है और उसके परिवार में कौन कौन है और कौन कौन था, सब डिटेल चाहिए मुझे, कुछ भी करो कैसे भी करके मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दो। अमन ने अर्जुन से कहा, हाँ बहुत जल्द तुम्हें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक बात, मैंने एक गाड़ी का नंबर नोट किया जो उस बंगले से निकली थी, जब पता किया तो वो किसी डॉक्टर की गाड़ी थी, अगर तुम कहो तो हम उस डॉक्टर से पता कर सकते हैं। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, हमें पूरा प्रॉपर प्लान बनाना होगा, अगर जरा सी भी गलती हुई तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। अमन ने अर्जुन से कहा, हाँ ये बात तो सच है कि हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अब बस वो लोग भाभी की बात पर यकीन कर ले तो बहुत जल्द सब पहले जैसा हो जाएगा। कुछ देर और बात करने के बाद वो लोग वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं आस्था उन लोगों सब बता रही थी लेकिन वो लोग यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तब तनु ने उन लोगों से कहा, आस्था जो कुछ बोल रही है वो सच, आज मैंने और अमन ने परी का पीछा किया था तो वो किसी के घर गई थी, हम लोग वहां काफी देर तक खड़े रहे, वो बाहर ही नहीं आई। शिवी ने तनु से कहा, हो सकता है वो उसके दोस्त का घर हो। तनु ने शिवी से कहा, जरूर हो सकता है लेकिन ऐसा है नहीं, जब मैंने उस घर के ओनर के बारे में पता किया तो वो किसी देवेश सिंघानिया का घर था, और जब मैंने अमन को उसकी डिटेल दिखाई तो उसे देखकर वो तुरंत महल के लिए निकल गया, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि महल जाकर बता देगा, और फिर मैं यहाँ आ गई। जैसे ही आस्था ने तनु की बात सुनी तो उसके दिमाग में भी एक ही नाम आया था, लेकिन आस्था ने अपने ख्यालों को झटकते हुए खुद से कहा, नहीं आस्था ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसका इस सब से कुछ लेना देना हो। रुद्र ने आस्था से कहा, भाभी अगर ये सब सच है तो मैं भाई की हेल्प जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने बचपन से भाई की आंखों में बड़ी माँ के ना होने का गम देखा है, अगर बड़ी माँ जिंदा है तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। अनु ने आस्था से कहा, हाँ भाभी मैं भी भाई के साथ हूँ। शिवी ने आस्था का हाथ पकड़कर कहा, दी मैं आखिरी बार उन पर भरोसा कर रही हूँ, अगर इस बार वो गलत हुए तो आप बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चलेंगी। शिवी की बात पर आस्था हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो रुद्र ने खुद होते हुए कहा, अब आएगा मजा, उस परी की बैंड बजाने में उसे बहुत मजा आता है, ना दूसरों के इमोशंस के साथ खेलने में, अब हम उसके साथ खेलेंगे। वो लोग अपनी टीम तैयार करके महल वापस लौट आते हैं। महल आकर जब रुद्र अर्जुन को देखता है तो उसे अर्जुन को गले लगकर सॉरी बोलने का मन कर रहा था, लेकिन वो इस वक्त ऐसा नहीं कर सकता था। वहीं सिंघानिया हाउस में परी एक रूम में बैठी हुई थी और उसके सामने बेड पर एक अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था जो दिखने में बीमार लग रहा था। तो परी ने उसको देखते हुए कहा, डैड आप हमेशा ऐसा करते हैं, आप हमेशा अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। जब डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है तो आप इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं। वो आदमी जो बेड पर लेटा हुआ था वो और कोई नहीं देवेश सिंघानिया था। तो उसने परी से कहा, मुझे तो बस तुम लोगों की चिंता है, तुम जो कर रही हो उसमें बहुत खतरा है। तुम्हें पता है ना बेटा वो कितना खतरनाक है।
उसने युवी के साथ जो किया उससे हमारी कंपनी को कितना नुकसान हुआ था और अब तुम भी उससे दुश्मनी करके बैठी हो। परी ने गुस्से में कहा, आप चिंता मत कीजिए डैड, भाई के साथ उसने जो किया उसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगी, और आप भूलिए मत उस महल में मैं अकेली नहीं हूँ, वो भी है मेरे साथ और उनके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए डैड। देवेश ने परी से कहा, वो वहाँ है इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। परी ने कहा, वैसे डैड भाई से आपकी बात हुई, वो कब आ रहे हैं, कुछ बताया उन्होंने? देवेश जी ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। तभी दरवाजे से किसी ने कहा, किससे बात नहीं हुई आपकी? आवाज सुनकर वो लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां एक 26-27 साल का लड़का खड़ा था। उस लड़के को देखकर परी ने जाकर उसके गले लगकर कहा, भाई आप कब आए, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हो? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युवराज सिंघानिया ही था, अब इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। युवराज ने परी को अलग करते हुए कहा, मैंने सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज दूं, लेकिन यहाँ आकर मुझे खुद सरप्राइज मिला। डैड ने अपनी तबीयत खराब कर ली और पता चला है कि तुम आजकल घर पर ही नहीं रहती। परी ने युवराज को बिठाते हुए कहा, भाई आप पहले आराम से बैठिए और शांति से मेरी बात सुनिए। और फिर परी युवराज को सब कुछ बता देती है। परी की बात सुनकर युवराज ने खुश होते हुए कहा, वाह मेरी बहना, कमाल कर दिया तूने, जो काम मैं नहीं कर पाया वो तूने कर दिया। उस अर्जुन सिंह राठौर को उसकी वाइफ से दूर कर दिया, अब मैं उससे अपना बदला ले सकूंगा। उस आस्था से अर्जुन के सामने ही शादी करूंगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा, तब जाकर होगा मेरा बदला पूरा। कायरा इस खेल में मैं तेरे साथ हूँ, तू ये मत समझना कि तू अकेली है, तेरा भाई तेरे साथ है। परी का असली नाम कायरा सिंघानिया था, आज से हम परी की जगह उसे कायरा ही बुलाएंगे। तभी काया ने युवराज से कहा, अच्छा भाई अब मुझे महल वापस जाना चाहिए, पता नहीं वहाँ वो लोग क्या खिचड़ी पका रहे होंगे। युवराज ने कायरा से कहा, हाँ अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। और फिर कायरा वहां से महल के लिए निकल जाती है। महल पहुंचकर देखती है आस्था, रुद्र, शिवी, अनु और तनु वहीं हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो लोग काफी खुश थे। उन्हें देखकर कायरा ने अपने मन में कहा, जितना खुश होना है हो लो, बहुत जल्द मैं तुम लोगों की ये खुशी छीन लूंगी। और वो उन लोगों को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। वहीं अर्जुन अपने रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी कायरा वहां आती है और कहती है, अर्जुन तुमने अपने और आस्था के डाइवोर्स के बारे में क्या सोचा है? अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, उसमें सोचना क्या है, मैं जिस दिन आस्था की शर्त मान लूंगा वो डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन तुमने ही उसकी शर्त मानने से मना किया था, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? कायरा ने अर्जुन को देखते हुए कहा, लेकिन वो जो बोल रही थी वो तुम भी जानते हो कि वो इम्पॉसिबल है, तो तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा डाइवोर्स होगा ही नहीं। अर्जुन ने कायरा को देखते हुए कहा, इसमें मैं क्या करूं, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, अब आस्था की शर्त का मैं क्या करूं, वो मेरे हाथ में नहीं है। कायरा ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो उसे डाइवोर्स दो। ये बोलकर परी वहां से चली जाती है और जाकर हॉल में पड़े एक कुर्सी पर बैठ जाती है। वो आस्था और बाकी सब लोगों से कुछ दूर बैठी थी, लेकिन उसे उन लोगों की बातें अच्छे से सुनाई। तभी अमन ने थोड़ा तेज आवाज में सबसे कहा, गाइस क्या तुम लोगों को पता है आज जो अर्जुन भाभी को डाइवोर्स देने जा रहा उसने भाभी से शादी कैसे की थी? तो रुद्र ने सेड-सा फेस बनाकर कहा, कहाँ पता है, आज तक किसी ने बताया ही नहीं। रुद्र का नाटक देखकर अमन ने अपने मन में कहा, वाह छोटे तू तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे तूने सच में नहीं देखा। अमन ने सबसे कहा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम लोगों को अर्जुन और भाभी की शादी की दास्तां सुनता हूँ। आखिर मैं ही तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसने ये शादी अपनी आंखों से देखी थी। तुम लोगों को पता है अर्जुन ने उस युवराज सिंघानिया की क्या बैंड बजाई थी, वो आज तक नहीं भूला होगा। युवराज का नाम सुनकर कायरा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अमन युवराज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, जिसे सुनकर कायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था और ये सब अमन और आस्था दोनों नोटिस कर रहे थे। वहीं कायरा वहां से गुस्से में चली जाती है। वहीं अमन भी उठकर अर्जुन के रूम में चला जाता है। अमन और कायरा के जाने से आस्था को यकीन हो जाता है कि कायरा और युवराज का एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेना देना है। और अभी अमन ने जो कुछ भी कहा वो जानबूझकर कायरा को सुनाने के लिए बोला था। वहीं अमन ने अर्जुन के पास जाकर कहा, अर्जुन बहुत जल्द वो परी कुछ करने वाली है। अर्जुन ने अर्जुन को देखकर कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ करने वाली है? अमन ने अर्जुन को आज ही हुआ वो बताते हुए कहा, क्योंकि आज मैंने उसके सामने उस युवराज को काफी कुछ कहा जिसे सुनकर उसे मुझ पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपने रूम में चली गई। अर्जुन ने अमन से कहा, ओके वैसे तुम्हें पता है गुस्से में इंसान अक्सर गलत कदम उठाता है, अब देखना ये है कि परी क्या गलत कदम उठाती है।
जिसका हम सही फायदा उठा सके। हमें उसकी हर हरकत पर नज़र रखनी होगी और ध्यान रहे वो काफ़ी शातिर है, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। अमन ने अर्जुन से कहा, डोंट वरी, हम ध्यान रखेंगे। कायरा गुस्से में अपने रूम में सामान इधर से उधर फेंक रही थी। उसे अमन की बातों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और फिर उसने खुद से कहा, बहुत मजा आ रहा था ना तुम लोगों को, अब मैं भी तुम्हें बताऊंगी। और फिर वो गुस्से में वहां से बाहर के लिए निकल जाती है। उसे गुस्से में घर से बाहर जाते देख रुद्र ने आस्था से कहा, भाभी ये गुस्से में ऐसे लाला पीली होकर कहाँ जा रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आस्था ने रुद्र से कहा, एक काम करो, तुम और शिवी इसका पीछा करो, और हाँ याद रहे उसे जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम उसका पीछा कर रहे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। रुद्र ने आस्था से कहा, डोंट वरी भाभी। ये बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। वहीं कायरा गुस्से में बौखलाई हुई कहीं जा रही थी, तभी कोई गुस्से में उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैसे ही रुद्र बाहर आता है तो देखता है कायरा बाहर किसी से बात कर रही थी, लेकिन रुद्र को उस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो एक पिले के पीछे खड़ा था, जिस वजह से रुद्र को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा जैसे वो शख्स कायरा को कहीं जाने से रोक रहा हो और कायरा उसकी बात नहीं मान रही हो। तभी रुद्र के हाथ से वहां रखा फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिससे कायरा अलर्ट हो जाती है और वो शख्स वहां से चला जाता है। वहीं शिवी रुद्र को खींचकर एकदम से किस कर लेती है। शिवी के किस करने से रुद्र की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं, वो तो आंखें झपकाना भी भूल गया था, उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शिवी खुद आगे बढ़कर ऐसा कुछ करेगी। वहीं जैसे ही कायरा की नज़र उन दोनों पर पड़ती है तो उनके पास चली जाती है और कायरा ने खांसते हुए कहा, क्या बात है, खुले में रोमांस हो रहा है। कायरा की आवाज़ सुनकर शिवी रुद्र को छोड़ देती है और फिर शिवी ने कायरा को देखते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, हम कहीं भी रोमांस करें? क्या तुम्हें जालस फील हो रहा है कि तुम्हारी लाइफ में रोमांस नहीं है तो कोई भी रोमांस नहीं कर सकता? कायरा को शिवी की बात पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। कायरा के जाते ही रुद्र ने शिवी से मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या था, तुमने मुझे खुद से किस किया? तो शिवी ने रुद्र को ताना मारते हुए कहा, वो क्या है ना, मैं तुम्हारा फैलाया हुआ रायता समेट रही थी, ये देखो। जमीन पर इशारा करते हुए बोलती है क्योंकि जमीन पर पॉट का कांच बिखरा हुआ था। शिवी ने रुद्र से कहा, अगर उन्हें शक हो जाता कि हम उनकी जासूसी कर रहे हैं तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाता नहीं। रुद्र ने शिवी की तारीफ करते हुए कहा, काफी स्मार्ट हो। शिवी ने रुद्र से कहा, हाँ। रुद्र ने शिवी को देखते हुए कहा, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे कभी सामने से आकर खुद किस करोगी। शिवी ने भी रुद्र को देखते हुए कहा, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मैं तुम्हें कभी किस करूंगी, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। वो कहते हैं ना कि मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, अगर दी का सवाल नहीं होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कोई नहीं, मजबूरी में ही सही, तुमने खुद से किस तो किया, अब आगे खुशी खुशी अपनी मर्जी से भी करने लगोगी। शिवी ने रुद्र से कहा, हाँ तुम्हारे सपनों में है ना। ये बोलकर शिवी वहां से चली जाती है। शिवी के जाने के बाद रुद्र ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए खुद से कहा, एक दिन तुम मजबूरी में नहीं खुद मुझे आकर अपनी मर्जी से किस करोगी और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। और फिर रुद्र भी वहां से चला जाता है। रुद्र और शिवी अंदर पहुंचते हैं तो आस्था उन्हें वहां देखकर पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों वापस आ गए? शिवी ने आस्था से कहा, हाँ दी, क्योंकि वो हुआ ही नहीं जिस वजह से आपने हमें वहां भेजा था, इसलिए हम वापस आ गए। आस्था ने शिवी से कहा, कोई बात नहीं। शिवी ने आस्था से कहा, दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपके और मिस्टर राठौर के डाइवोर्स के बारे में। शिवी जानबूझकर ऐसा बोल रही थी क्योंकि उसने किसी को देख लिया था जो छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। आस्था को शिवी की बात समझ नहीं आ रही थी, वो ये सोच रही थी कि अचानक से शिवी को क्या हो गया। आस्था ने शिवी से कहा, शिवी तुझे डाइवोर्स के बारे में क्या बात करनी है? तो वो आस्था को इशारे में कुछ समझाने की कोशिश करती है। आस्था समझ जाती है तो आस्था ने शिवी से कहा, तुझे डाइवोर्स के बारे में क्या बात करनी है? मैंने कहा ना, जब मिस्टर राठौर मेरी शर्त मान लेंगे तब मैं डाइवोर्स पेपर साइन कर दूंगी। तभी शिवी देखती है वो जो छुपकर बातें सुन रहा था वो वहां से चला जाता है। तो शिवी आस्था को उसके रूम में ले जाती है और दरवाजा बंद करते हुए कहती है, क्या दी आप कहीं भी कुछ भी पूछने लग जाती हो? आस्था ने शिवी से कहा, सॉरी वो मैं भूल गई थी। शिवी ने आस्था से कहा, कोई बात नहीं, वैसे आपने हमें उस परी का पीछा करने के लिए भेजा था, लेकिन वो बाहर तक गई और वहां किसी से बात कर रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी गुस्से में थी और कोई बात मानने से इनकार कर रही थी। वो लोग बात कर रहे थे तभी कोई दरवाजा नॉक करता है तो आस्था शिवी को चुप रहने के लिए बोलती है और जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने रुद्र, अनु और तनु खड़े थे। उन्हें देखकर आस्था ने कहा, तुम लोग यहाँ आओ, अंदर आओ। तो वो लोग अंदर आ जाते हैं। तभी रुद्र ने आस्था से कहा, भाभी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो शिवी ने रुद्र से कहा, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं और अब तुमने यहाँ आकर हमारी पार्टी खराब कर दी।
रुद्र ने शिकायत करते हुए कहा, भाभी ये तो गलत बात है, आप मेरे बिना पार्टी कर रहे थे। रुद्र की बात सुनकर शिवी ने खुद से कहा, लो हो गया इसका शुरू, अब ये बंद होने का नाम नहीं लेगा। आस्था ने रुद्र से कहा, रुद्र ऐसी कोई बात नहीं है रुद्र, हम यहाँ कुछ डिस्कस कर रहे थे। रुद्र ने सीरियस होते हुए कहा, भाभी आप लोग ऐसे यहाँ कैसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, कोई भी सुन सकता है, दीवारों के भी कान होते हैं। आस्था ने रुद्र की बात से एग्री होते हुए कहा, तुम सही बोल रहे हो, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। रुद्र ने आस्था से कहा, मेरे पास एक आइडिया है, और फिर रुद्र म्यूजिक ऑन कर देता है। शिवी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम पागल हो, ऐसे हमें एक दूसरे की बातें ही नहीं सुनाई देंगी। रुद्र ने शिवी से कहा, मुझे भी पता है, लेकिन हम यहाँ नहीं बगल वाले रूम में जाकर बात करेंगे तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। आस्था ने रुद्र की बात से एग्री करते हुए कहा, हाँ रुद्र सही बोल रहा है, दीवारों के भी कान होते हैं, तो हम वहीं जाकर बात करते हैं। अगर यहाँ म्यूजिक ऑन रहेगा तो बाहर किसी को हमारी बातें सुनाई नहीं देंगी। और फिर वो लोग वहाँ से दूसरे रूम में चले जाते हैं। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर।